डॉक्टर अमिताभ कुमार मिश्रा आज इस वेबिनार में, जिसका शीर्षक है जम्मू कश्मीर एक महत्वपूर्ण भू सामरिक क्षेत्र, इस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं डॉक्टर अर्जुन मिश्रा जी को कि उन्होंने इस व्याख्यानमाला में मुझे अपने विचारों को रखने के लिए आमंत्रित किया। आज की परिस्थिति में जम्मू कश्मीर एक बहुत ही विवादास्पद प्रश्न बन चुका है। समकालीन राजनीति में जम्मू कश्मीर एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में छाया हुआ है। अगर हम जम्मू कश्मीर की भू राजनीतिक स्थिति को देखें तो हमको यह लगता है कि यह क्षेत्र खाली भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और चीन, इन तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम जिस जम्मू कश्मीर को जानते हैं वह वास्तव में 3 राष्ट्रों में विभाजित है। जम्मू कश्मीर का कुल क्षेत्रफल 2,22,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से भारत के पास लगभग 1,01,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। अगर देखा जाए तो यह क्षेत्र पूरे जम्मू कश्मीर का लगभग 45% है। इसी तरह से पाकिस्तान के पास लगभग 78,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, जिसमें से 5,300 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र उसने चीन को दे दिया। यह संपूर्ण जम्मू कश्मीर क्षेत्र का लगभग 38% भाग है। 1962 में चीन ने भारत पे आक्रमण करके अक्साई चीन, जिसे कि कुछ लोग कहते हैं कि हम अक्साई चीन क्यों कहते हैं, इसे अक्साई हिंद कहना चाहिए, उस क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। यह लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। अगर हम चीन के क्षेत्र की बात करें तो 38,000 वर्ग किलोमीटर प्लस पाकिस्तान का 5,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र मिला के लगभग 43,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चाइना के नियंत्रण में है, जो कि कुल 17% हिस्सा आता है। अब हम यह देखते हैं कि जिस जम्मू कश्मीर को 3 देशों ने आपस में बांट लिया है, उसका वास्तव में क्या सामरिक महत्व है। भारत की दृष्टि से तो हम मानते ही हैं कि यह भारत के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लेकिन भारत पे चर्चा करने से पहले हम चर्चा करेंगे इन 2 देशों की, कि ये 2 देश जो चीन और पाकिस्तान हैं, उनके लिए सामरिक दृष्टि से यह कितना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने 1947 में कबायलियों के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। उस समय तत्कालीन भारतीय सरकार, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में थी, उन्होंने अपनी फौज इस आक्रमण का विरोध करने के लिए भेजी। भारतीय सेना ने कश्मीर का बहुत सा भूभाग पाकिस्तानी सेना के नियंत्रण से मुक्त करा लिया। उस समय भारतीय सेना यह चाहती थी कि हम पूरे कश्मीर से पाकिस्तान को बाहर निकाल दें, लेकिन नेहरू जी इस मुद्दे को लेकर यूनाइटेड नेशन चले गए। परिणाम यह हुआ कि जम्मू कश्मीर, जो कि 2 देशों का बीच का मामला था, उसका एक अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया और युद्ध विराम रेखा, जिसे हम LOC लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, उसे मजबूरी में औपचारिक रूप से तो नहीं बल्कि अनौपचारिक रूप में हमें भारत पाकिस्तान की सीमा स्वीकार करना पड़ा। 1965 में पाकिस्तान ने पुनः जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया। ये वो दौर था जब भारत में प्रधानमंत्री
लाल बहादुर शास्त्री थे। ये युद्ध भारत की विजय के रूप में भी जाना जाता है। इस युद्ध में जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण दर्रे हाजीपीर पर भारत का कब्जा हो गया था और भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच चुकी थी। ये वो समय था कि जब भारत बार्गेनिंग करके जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान कर सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से ताशकंद में जो समझौता हुआ उसमें हम वार्ता की मेज पर ये सारी चीज़ें एक बार पुनः पाकिस्तान को लौटाने के लिए मजबूर हुए। ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, और उसी दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु ताशकंद में हो गई, इसके ऊपर इसमें चर्चा करना उचित नहीं है, क्योंकि ये विवाद का प्रश्न है। केवल हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि वास्तव में क्या क्या घटनाएं घटी। 1971 में एक बार पुनः भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ और इस बार कश्मीर के काफ़ी हिस्सों पर भारत का कब्जा हुआ। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के समक्ष समर्पण किया। उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। इस शिमले समझौते में भारत अगर चाहता तो इन 93,000 बंदियों को वापस लौटाने की शर्त पर जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान कर सकता था, और यह समाधान इस रूप में भी हो सकता था क्योंकि उस समय ड्राइविंग सीट पर भारत था और यह समझौता भारत की अपनी धरती पर हो रहा था, न कि किसी तीसरे देश की धरती पर। लेकिन दुर्भाग्य यहाँ भी है कि हम लोगों ने पाकिस्तान के सैनिक वापस कर दिए और जम्मू कश्मीर की समस्या का पूर्ण समाधान आज भी नहीं हो सका। 1999 में पुनः कारगिल युद्ध होता है, जिसमें पाकिस्तान की नापाक नीयत एक बार पुनः उभर कर सामने आती है। अंतर्राष्ट्रीय दबावों और भारतीय सेना के शौर्य के आगे इस युद्ध में भी पाकिस्तान की पराजय होती है। इस युद्ध के बाद कहीं न कहीं पाकिस्तान को यह लगा कि वह प्रत्यक्ष रूप से भारत के साथ संघर्ष करके विजय प्राप्त नहीं कर सकता, अतः उसने अप्रत्यक्ष युद्ध भारत के साथ छेड़ दिया, जिसे हम आतंकवाद के रूप में देखते हैं। वह आतंकवादियों को अपने यहाँ से भारत में भेजता है ताकि जम्मू कश्मीर में वो उपद्रव कर सकें और अंतर्राष्ट्रीय देश जगत में भारत की एक किरकिरी हो कि भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जम्मू कश्मीर को एक विवादित रूप में प्रस्तुत करने में जो भूमिका अदा कर रहा है वह उचित न हो। लेकिन इन सब के बावजूद भी पाकिस्तान ने कभी भी पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय जगत में इसे पाक नियंत्रित कश्मीर कहा जाता है, उसके बारे में कभी चर्चा नहीं की। पाक नियंत्रित कश्मीर में, जो कि बाल्टिस्तान और गिलगित का हिस्सा है, वहाँ पे जो कश्मीर के मूल निवासी हैं उनके साथ बड़ा ही अमानवीय व्यवहार हो रहा है। शिक्षा का बुरा हाल है, भूख, बेरोजगारी, गरीबी उस क्षेत्र की नियति बन चुकी है। लेकिन पाकिस्तान इन चीज़ों को सामने नहीं लाना चाहता, क्योंकि वो तो अपने आप को कश्मीरियों का शुभचिंतक मानता है, और अगर इन चीज़ों को वो सामने लाएगा तो जाहिर सी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पाकिस्तान की कश्मीर के ऊपर जो राजनीति करने की इच्छा है वह कमज़ोर होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पाकिस्तान 1947 से लेकर आज तक कश्मीर के ऊपर अपनी गिद्ध दृष्टि जमाए हुए है, और वह चाहता है कि अगर कश्मीर पाकिस्तान को न मिल पाए तो कम से कम ऐसा हो जाए कि कश्मीर एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आ जाए। ये तो रहा पाकिस्तान का दृष्टिकोण। अब हम बात करते हैं चाइना की। चाइना 1949 तक चाइना की कोई भी सीमा भारत से नहीं लगती थी।
तिब्बत भारत और चीन के बीच में एक स्वतंत्र देश के रूप में विद्यमान था। लेकिन चीन के द्वारा जब तिब्बत पर कब्जा किया गया तो उसके बाद चीन सीधे भारत की सीमा के पास आ गया। तत्कालीन सरकार ने चीन की इस साम्राज्यवादी नीति को नहीं समझा या समझते हुए भी नज़रअंदाज किया, यह एक विचारणीय प्रश्न है। लेकिन इसी कारण चीन की विस्तारवादी नीति को एक नया आयाम मिला और वह संपूर्ण कश्मीर को हड़पने का सपना देखने लगा। माओ त्से तुंग, जो कि चीन की विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक थे, उनकी महत्वाकांक्षी योजना थी कि लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, भूटान इत्यादि क्षेत्रों पर वह चीन का झंडा देखें या चीन के नियंत्रण में देखें। इसी परिप्रेक्ष्य में 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत को इस आक्रमण की उम्मीद नहीं थी या भारतीय सेना को अंधेरे में रखा गया, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। लेकिन इस आक्रमण के पूर्व कहीं न कहीं भारत और चीन के मध्य एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा चलता था, हिंदू चीनी भाई भाई। और इसी नारे की आड़ में चीन ने लद्दाख के क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया और लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने अपने नियंत्रण में कर ली, जिसे हम आप अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। और अगर हम कहें तो यह अक्साई हिंद का क्षेत्र था, क्योंकि यह चीन का क्षेत्र नहीं था, लेकिन चीन ने इसको अपने नियंत्रण में कर लिया, जो कि भारत के लिए बहुत ही दुर्भाग्यशाली सिद्ध हुआ। अब हम बात करते हैं कि वास्तव में ये क्षेत्र क्यों चीन के लिए महत्वपूर्ण है। चीन की इस समय एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, जो कि पाकिस्तान चीन आर्थिक कॉरिडोर के रूप में है। यह चीन के सिंजियांग प्रांत के कासगढ़ से पाकिस्तान के अरब सागर में ग्वादर बंदरगाह तक रोड के रूप में बनाने की योजना है, जिससे चीन कासगढ़ से सीधे अरब सागर तक अपनी पहुंच बना सके और वहां से मध्य एशिया और यूरोप तक अपनी पहुंच कर सके। चीन चाहता था कि उसकी इस कॉरिडोर परियोजना में भारत भी हिस्सा बने, क्योंकि इस रोड का कुछ भाग भारतीय सीमा से भी होकर जाता था। लेकिन भारत ने चीन की इस योजना में सहभागिता करने से इनकार कर दिया। परिणाम यह हुआ कि चीन इससे अंदर ही अंदर काफ़ी क्रुद्ध था या क्रुद्ध हो गया और उसके मन में यह आने लगा कि हम अगर इस क्षेत्र के ऊपर अपना आधिपत्य जमा लें तो हमें भारत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी बीच चीन ने भारत के कुछ क्षेत्रों, जो कि अभी हाल की घटनाओं में आपने देखा है, गलवान घाटी, दौलत बेग ओल्डी, डैम सोंग, कलौंग झील इत्यादि पर अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज की उपस्थिति बढ़ा दी। और आपने देखा कि अभी 1975 के बाद पहली बार भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें दोनों पक्ष के सैनिकों की जान गई। ये एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन था सीमा पर, और भारत यह नहीं चाहता है कि चीन की उपस्थिति इस क्षेत्र में हो, क्योंकि इससे भारत सामरिक रूप से कमज़ोर होगा। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि चीन का जो अपना दृष्टिकोण है वह अपने आर्थिक साम्राज्यवाद को बढ़ाने का है, और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि वह उन क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य जमाए जो कि उसके अधीन नहीं है। अब हम भारत के संदर्भ में अगर देखें तो भारत के लिए जम्मू कश्मीर उसी तरह से है जैसे कि शरीर के लिए मस्तक। जम्मू कश्मीर भारत का
मस्तक है और इस मस्तक पर पिछले 70 वर्षों में अनेक आघात किए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी आज भी यह मस्तक उसी शान के साथ खड़ा है जैसे कि पहले था। यद्यपि भारत को अपने इस मस्तक को बचाने के लिए अपने दोनों दुश्मनों से संघर्ष करना पड़ रहा है। भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर चीन और भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान, ये दोनों देशों से भारत को संघर्ष करने की स्थिति है। अगर भारत का यह क्षेत्र किसी के भी नियंत्रण में आ जाता है, चाहे वह पाकिस्तान हो या चीन, तो इससे भारत की सामरिक स्थिति अत्यंत कमजोर हो जाएगी। पूर्ववर्ती सरकारों ने अपनी कश्मीर नीति में इन बातों का ध्यान नहीं रखा। वो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि पिछले सरकारों ने कश्मीर में उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं किया जिससे यह लगे कि कश्मीर वास्तव में भारत का एक हिस्सा है। परंतु वर्तमान सरकार ने कश्मीर की समस्या को अत्यंत गंभीरता से समझा और जिसकी परिणति यह हुई कि अगस्त 2019 में कश्मीर के संदर्भ में जो अनुच्छेद 370 थी उसे समाप्त किया गया और कश्मीर को एक पूर्ण राज्य के रूप में भारत में विलय किया गया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू एवं कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित किया गया। इसके बाद इन दोनों ही केंद्र शासित प्रदेशों में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अत्यंत तीव्र गति से चला। सीमा पर सड़कें बनाई जाने लगी और दौलत बेग ओल्डी, जो कि वह क्षेत्र है जहां से भारत कराकोरम राजमार्ग पर नियंत्रण रख सकता है, वहां तक भारत ने सड़क बनाने का काम शुरू किया। भारत के इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से चीन काफ़ी चिंतित हो गया और इसी कारण वो नहीं चाहता है कि भारत इन क्षेत्रों में अपना नियंत्रण स्थापित करे या भारत यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके इन क्षेत्रों को भारत के मुख्य राज्यों से या मुख्य धारा से जोड़ सके। अब जहाँ तक वर्तमान स्थिति है, सीमा पर तनाव है और यह तनाव भावी युद्ध की रूपरेखा भी तय कर सकता है। अब लोग यह कहते हैं कि वार्ता से इस समस्या का समाधान होना चाहिए, लेकिन क्या युद्ध में हारी हुई भूमि का समाधान वार्ता से हो सकता है? अभी इसी सेमिनार में डॉक्टर ऋषिकेश सिंह ने यह बात उठाई और उन्होंने कहा कि अगर जिस भूमि को हम युद्ध के जरिए हार चुके हैं उसे हम वार्ता के जरिए कभी नहीं ले सकते। हमें युद्ध के जरिए ही इस ज़मीन को वापस लेना होगा और इसके लिए हमें अपने राष्ट्र को, अपनी सेना को मजबूत बनाना होगा, तभी जाकर इस समस्या का समाधान होगा। अन्यथा चीन की गिद्ध दृष्टि तो इस क्षेत्र पर पड़ी ही हुई है। पाकिस्तान अपना कुचक्र रच ही रहा है और ऐसी स्थिति में अगर हम अपने आप को नहीं संभालते हैं या अपनी सेना को शक्तिशाली नहीं बनाते हैं तो कहीं न कहीं ये हमारे लिए अत्यंत घातक होगा। और हमें यह भी ध्यान देना होगा कि हमारा दुश्मन बहुत ही चालाक है। वो 4 कदम अंदर आता है फिर 2 कदम पीछे जाने का नाटक करता है। तो हमें चीन की इस चाल से भी सावधान रहना होगा और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो फिर 1962 की स्थिति की पुनरावृत्ति हो सकती है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर का यह क्षेत्र भारत, चीन, पाकिस्तान तीनों के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन क्योंकि जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ हुआ था इसलिए भारत के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और यह पूरा क्षेत्र भारत का है जिसके ऊपर अनाधिकृत कब्जा चीन और पाकिस्तान ने किया है। और हमारी सरकार को यह प्रयास करना होगा कि हम इस क्षेत्र को इन 2 देशों के अनाधिकृत कब्जे से मुक्त कराएं। आपने मुझे सुना, इसके लिए मेरा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।